अस्सलाम वालेकुम सब ज्वाइन करने वालों को खुश आमदीद। आज पाकिस्तान सोशल साइंस फोरम का ये 7वां सेशन है। जो आज का सेशन हम डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ हम को होस्ट कर रहे हैं। और उससे पहले कि मैं इस आज के मौजू का और हमारी जो प्रेजेंटर है उनका तो मुख्तसर सा ताउन उनका मैं इंट्रोडक्शन पेश करूं, मैं आज के फॉर्मेट के बारे में बता दूं। हमारी पहले प्रेजेंटेशन होगी जो कि 20 से 25 मिनट पर मुहित होगी, और उसके दरमियान कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा मॉडरेट करेंगी डॉक्टर सादिया साहिबा, जो कि मज़ीद कोई 25 से 30 मिनट तक चलेगा। उसके बाद हमारे नौजवान स्कॉलर हैं जनाब अलीम नजम साहब, वो अपने इख्तितामी कलमात के साथ इस सेशन का अख्ताम करेंगे। आज का जो मौजू है, आज का मौजू बहुत बहुत ही अहमियत का हामिल है। जैसे हमारे माशरे में ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं और ख़वातीन की कानून साजी में किरदार है, उसके हवाले से आज का मौजू है। तो मौजू हमारा है 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तानी कानून साजी में ख़वातीन का किरदार। और इसके बारे में आज अपने ख्यालात का इज़हार करेंगी, बल्कि उनकी जो तहकीकी एक आर्टिकल शाया हुआ उसके बारे में जनाब मुन्ना ख्याल खटक साहिबा आज इस मौजू में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगी। एक मुख्तसर सा तारुफ जनाब मुन्ना ख्याल खटक साहिबा का। आप लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, और उनके इंटरेस्ट फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और स्ट्रेटजिक स्टडीज़ और डिप्लोमेसी उनका इंटरेस्ट है। आप लीड एम्बेसडर हैं यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की, और आप वुमेन एम्पावरमेंट और यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जेंडर इक्वालिटी पे काम उनका उनके इंटरेस्ट में शामिल है। और साथ ही उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन, और गोल 16 जो कि पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी उनका इंटरेस्ट है। आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं स्प्रेड ग्रीन के नाम से, और आप कंट्री एम्बेसडर हैं GYID की, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जनाब मुना ख्याल खटक साहिबा को अपनी देंगे कि वो अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर लें। अगर कोई तारुफ में कोई कमी पेशी रह गई तो उसमें भी वो ऐड करके अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आई एम रियली थैंकफुल टू पाकिस्तान सोशल साइंसेज फोरम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना ये जो रिसर्च आर्टिकल है वो यहाँ पे शेयर कर सकूँ। बेसिकली ये जो रिसर्च आर्टिकल है दिस इज़ एन कॉन्फ्रेंस पेपर। ये कॉन्फ्रेंस पेपर था जिसको बाद में पब्लिश किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने। और this topic, the case of institutionalization, the political participation of women in legislature in Pakistan, progress and challenges। ये जो पेपर है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी फेडरलिज्म एंड स्टेट के नाम से, और उसमें मैंने ये पेपर प्रेजेंट उसमें ये पेपर मैंने बेसिकली प्रेजेंट किया था। सो शैल आई बिगिन? क्या मुझे मैं अपना जी आप कंटिन्यू करें। जी अमुना, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकती हैं, आपकी वीडियो नहीं आ रही। जी जी श्योर। थैंक यू। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ राइट? नहीं अभी बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन भी आपकी आ रही है, आपकी वीडियो भी आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू फाइन। सो ये जो पेपर है इसका इंट्रोडक्शन ये है कि वी नो कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान है ये काफ़ी मिक्स्ड हिस्ट्री रही है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान की फाउंडिंग के बाद से हमें 1970 तक का जो हमारा पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है वो इतना कोई ख़ास प्रॉमिसिंग नहीं था, और उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। हमने कोई इलेक्शन प्रोसेस देखा ही नहीं है टिल 1970। सो उस वक्त का जो टाइम है 1947 टू 1970 वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है व्हेन इट कम्स टू एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम माइनॉरिटीज और फ्रॉम वुमेन, बिकॉज इट वाज क्वाइट पॉलिटिकल एंड स्टेबल टाइम। तो इसलिए उस टाइम को मैंने ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया हुआ। सेकेंडली बिकॉज ये वाला जो टाइम पीरियड है 2008 टू 2018
मुशर्रफ ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे इन 2002। उसके बाद क्योंकि वो भी एक इलेक्टेड असेंबली नहीं थी और उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे, सो आई थॉट कि ये जो 10 इयर्स का टाइम है, एक तो हमारे पास 2 स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई इन फ्रॉम 2008 टू 2018, और दूसरा ये कि दिस इज़ द टाइम जब हम ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी लोगों में इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई थी कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का हम पे क्या असर हो सकता है, तो इसलिए भी ये मेरे ख्याल से ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उस वक्त जब व्हेन मुशर्रफ अनाउंस्ड कि हम फीमेल्स को 33% कोटा देंगे इन लोकल बॉडीज इलेक्शन, और जनरल बॉडी इलेक्शन में जो फीमेल कोटा था वो 17% था। सो इवन टुडे जो हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन में हमारी प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज हैं उसमें हमारा कोटा जो है वो 17% है, विच मेक्स रफली 60 वुमेन। सो इस रिसर्च में मैंने कोशिश की है कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी पार्लियामेंटेरियन, कितने लेजिस्लेशन स्टेबल किए हैं, कितने लेजिस्लेशन पे डिबेट्स हुई हैं और कितने लेजिस्लेशन उसमें पास हो चुकी हैं। सेम गोस फॉर प्रिवेंशनलिज्म को मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, सिर्फ उनमें सिर्फ सब्जेक्टिव अप्रोच की बात आती है तो मैंने सिर्फ उनके स्टैटिस्टिक्स की ही बात की है। जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसमें आई हैव ट्राइड टू नोटिस द सोशल एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। ये एक जेंडर्ड अप्रोच है कि दोनों जेंडर जो है मेल एंड फीमेल, एंड ऑब्वियसली वी आल्सो हैव द थर्ड जेंडर, लेकिन क्योंकि थर्ड जेंडर अभी टोटली अनरिप्रेजेंटेड व्हेन द वुमेन तो सबसे पहले वुमेन इमेंसिपेशन मूवमेंट जो थी वो फीमेल्स पॉलिटिकल प्रोसेस से ही शुरू हुई थी। दैट दिस थ्योरी बेसिकली इट asserts the equality of women through political reform, and it focuses on the ability of women to show and maintain their equality through actions and choices. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन ये होता है कि फीमेल स्टैंड अप करती हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएं या उनको कोई मिनिस्ट्री दी जाए या उनकी स्टैंडिंग अप फॉर एन इलेक्शन और कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एक्शन। feminist approach also believes कि जो females हैं they have to achieve equality. So they have to achieve equality through a possible change in the structure. Patriarchal structure में change से ही वो equality achieve कर सकती हैं। इस थ्योरी का कोर आर्गुमेंट ये है कि जितनी ज़्यादा ख़वातीन रिप्रेजेंटेटिव्स होगी उतने ही ज़्यादा वीमेन इश्यूज़ की तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं। सो अब इस रिसर्च का बैकग्राउंड बेसिकली ये है दैट मोस्ट ऑफ अस बिलीव, आई ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिलीव कि ये जो कोटा था या जो 33% रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ द women, this was a brainchild of President Musharraf. But actually, the United Nations Security Council adopted a resolution which is known as Women, Peace and Security. इसको WPS भी कहते हैं, मे बी WPS के नाम से आप में से काफ़ी लोग इसको जानते हो। उन्होंने 31 अक्टूबर 2000 में ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी। इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया supposed to be given a quota or they are supposed to be motivated to join all peace related, security related and justice related institutions. औरतों को encourage करना है सारी कंट्रीज ने, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, all of them are supposed to make building, peacekeeping etc. तो इस सबको हम समराइज कर सकते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उन्हें पीस कीपिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस है या बाकी की जो
फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा, उनमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. और when it comes to humanitarian response, like women must be in the justice system also. उनको जजेस भी होना चाहिए, उन्हें लॉयर्स भी होना चाहिए, उन्हें लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट भी होना चाहिए. सो ये रेजोल्यूशन बेसिकली बेसिस थी और कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अफ्रीका, अब इवन टुडे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेशन किसी पार्लियामेंट में है, दैट इज़ रवांडा. रवांडा में 50% फीमेल पार्टिसिपेशन है और वो कोटा ही है, वहाँ भी कोटा ही है उनका. तो ये सब इस रेजोल्यूशन की वजह से हुआ था. इसी रेजोल्यूशन की बेसिस पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें उन्होंने जेंडर इक्वालिटी पे बहुत काम किया. और अब क्योंकि इस रेजोल्यूशन को 20 साल हो चुके हैं, 2 decades इज अ वेरी मैच्योर टाइम, तो आई थॉट कि नाउ इट इज़ द टाइम दैट वी शुड लुक एट दिस रेजोल्यूशन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. लेकिन क्योंकि ये रेजोल्यूशन बहुत कम्प्रिहेंसिव है और इसके 28 रिसर्च इंडिकेटर्स है जिन पे मैं ऑब्वियसली सब पे काम नहीं कर सकती थी, इट्स वेरी एक्सटेंसिव, तो मैं आई जस्ट चोज दिस के हमारी पार्लियामेंट में कितनी विमेन पार्टिसिपेशन है. इट वाज एक्सपेक्टेड कि जब 2000 में एक तो इन द ईयर 2000 देयर वाज अ सर्टेन थॉट कि क्योंकि हम एक न्यू मिलेनियम में जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू गो इनटू अ वेरी प्रोग्रेसिव, इनटू अ वेरी मॉडरेट एरा. एंड जब फीमेल्स को ये कोटा दिया गया और उनका नाम, उनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो गई हर जगह, तो इट वाज अस्यूम्ड कि ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग टाइप रेजोल्यूशन होगी, इससे हमारे काफ़ी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और मे बी दिस विल बी अ बिगिनिंग टू अ बिग चेंज. 33% कोटा एज आई ऑलरेडी सेड वो लोकल गवर्नमेंट में दिया गया और 17% जो है वो इलेक्टेड असेंबली में दिया गया. 1980 से जो विमेन एमेंसिपेशन मूवमेंट है, दे आर डिमांडिंग अ 30% क्रिटिकल मास. क्रिटिकल मास 30% वो इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज women believed back then, even in the 80s and even today in most of the countries, कि 30% एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपके पास एटलीस्ट इतनी फीमेल पार्टिसिपेशन होती है दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस. एंड दे बिलीव्ड कि द 30% क्रिटिकल मास इज must should be a must. ये must होना चाहिए इतना कोटा. Unfortunately, even today we do not have that 30% quota when it comes to the general bodies. Quota system से we all know कि the female parliamentarians number was increased and ये जो descriptive and subjective जो मेरी approaches थी दोनों, इसमें ये भी दोनों यही suggest करती थी कि the increase in the number of women in parliament will bring a subjective change. So let's see that did that happen or not. Another question when I was researching upon this was how to measure the efficiency of a legislature. कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई पार्लियामेंटेरियन जिसको हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट में भेजा है, वो उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे जज कर सकते हैं. For that purpose, I came upon 3 indicators. One is obviously representation, and second is legislation, and third is oversight. Oversight is the number of debates they have put on table, और अगर debates में participate किया है तो कैसे participate किया है, these things. So in this table आप देख सकते हैं कि ये जो table है 1947 से लेके 2018 जो अभी हमारा current legislature है उसके female participation को बताती है. ये जो टेबल है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इन द सेंस कि अगर आप कहीं भी टेबल्स ड्रॉ करते हैं स्टैटिस्टिक्स को देख के तो उनमें हमारे पास एक सर्टेन कर्व आता है, या तो हमारे पास वो कर्व जो है वो हमें इंक्रीज इन द नंबर बताता है या डिक्रीज इन द नंबर बताता है, एक सर्टेन पैटर्न बता देता है. लेकिन इस टेबल में आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि 1947 टू 1954 वी हैड 6.7% women, और तो सिर्फ 2 थी लेकिन उनकी परसेंटेज बनती थी 6.7 which is almost roughly 7%. 1955 to 1958 में we had no women. Then from 1962 to 1965 we had 3.8% women. Again next legislature में भी आपके पास सिर्फ 3.8% women थी. From 1972 to 1977 we had 4.2% women. In the 2 months जो caretaker government थी उसमें 5.2% women थी. From 1985 to 1988 we had 10%. अब ये 10% is a very high number. This was the first time कि हमारे पास 10% खवातीन कहीं भी आई.
From 1988 to 1990 we had 11.1%. 11.1% का ये जो फिगर है ये मुस्लिम वर्ल्ड में उस वक्त हाईएस्ट था और काफ़ी अरसे तक ये हाईएस्ट फिगर ही रहा. दिस इज़ बेनज़ीर्स फर्स्ट गवर्नमेंट. आफ्टर दैट जैसे ही हम उसके बाद जो नई हमारे पास लेजिस्लेचर आती है फ्रॉम 1990 टू 1930 उसमें वी हैड लेस देन 1%. ये अब तक का हमारा सबसे लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन है फीमेल्स की. From 1993 to 1996, we had again less than 2% women. From 1997 to 1999, we had less than 3% women. अब ये जो 1993 to 1996 का टाइम है ये भी बेनज़ीर का ही टाइम है और इसमें आई हैव नो आइडिया इस पर शायद कोई और रिसर्च करे तो उन्हें पता चले कि ऐसा क्यों है कि उनकी फर्स्ट लेजिस्लेचर में 11% वुमेन है और उनके दूसरे लेजिस्लेचर में 2% से भी कम है. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. From 1997 to 1999 we had less than 3% women. Then जैसे ही मुशर्रफ की हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आते हैं from 2000 to 2008 we had 21.64% women and in the very next assembly जो 2008 to 2013 वाली है ये अब तक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन है 22.5%. और इसकी रीज़न भी हम सबको पता है कि बिकॉज 2008 टू 2013 वो असेंबली है जो हमारी पूरे हिस्ट्री की इकलौती ग्रेजुएट असेंबली है. ग्रेजुएशन को कंपलसरी बना दिया गया था फॉर अ पार्लियामेंटेरियन. तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जहाँ पे मेल्स ग्रेजुएशन तक उनकी एजुकेशन नहीं थी तो एज मेल प्रॉक्सीज वो अपनी घर की ऐसी खवातीन जो ग्रेजुएट थी उनको ले आए थे. सो बहुत सारे जब when I was reading about it many people believe which I also agree with them कि ये जो सीट्स थी ये मोस्टली सेरेमोनियल सीट्स थी क्योंकि वो लोग एज मेल प्रॉक्सीज ही काम कर रही थी. From 2013 to 2018 we have a drop क्योंकि ग्रेजुएशन की शर्त ख़त्म हो गई तो we had 20.46% and from 2018 to date जो अभी हमारी करंट लेजिस्लेचर है उसमें हमारे पास 20.17% विमेन है. एंड इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये सेकंड कॉलम देखें 2013 टू 2018 जो हमारे पास डायरेक्ट इलेक्टेड खवातीन आई हैं वो 9 थी. मतलब वी हैड 9 विमेन जो डायरेक्टली इलेक्टेड थे और जो अभी हमारी करंट लेजिस्लेचर है उसमें 8 विमेन है तो उसमें भी वी हैव लेस नंबर ऑफ विमेन जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आई हैं. So 2018 to 13 as I already said ये बहुत important legislative assembly है क्योंकि ये वो टाइम है जब हमारे पास highest number of female representation है in the national assembly and this is also the time जब first time in Pakistan we had a female speaker Dr. Fahmida Mirza and she was also the first woman to be a speaker in the assembly in the Muslim world. उनकी जो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस बनाया 2008 में. विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस ऑलमोस्ट ये जब से यूनाइटेड नेशंस ने अपना आर्टिकल ये रेजोल्यूशन 3025 पास किया है तब से आपको हर पार्लियामेंट में इवन अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में भी हमारे पास विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस है और अब हमारे पास एक इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस है जो इन सारे विमेन पार्लियामेंटेरियंस जो है पूरी दुनिया की वो आपस में इससे डिलिब्रेट करती हैं आपस में डिफरेंट टॉपिक्स पे. विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस का जो सबसे इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की फीमेल्स हैं वो एक कॉमन ग्राउंड पे विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस पे इकट्ठे होकर जेंडर इश्यूज पे बात कर सकती हैं. उसके लिए पार्टी एफिलिएशन होना ज़रूरी नहीं. सो वो जो हमारे पास थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन थी इन द पार्लियामेंट जो स्कैटर्ड थी कोई किसी एक पार्टी का कोई दूसरी पार्टी का अब उनको कम से कम ये हो गया कि वो उन स्कैटर्ड खवातीन को एक जगह पे बैठ के अपने जेंडर इशू पे बात करने का मौका मिल गया बिकॉज ऑफ दिस WPC. So 13th legislature as I already said कि ये क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियन है इसलिए आई हैव नोटिस्ड मैं आपके साथ एक टेबल भी शेयर करूंगी कि सबसे ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस और जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे जो डिबेट्स जनरेट हुई हैं वो इसी टाइम में हुई हैं सिंस 2008 to 2013. इवन जो अभी ये मोस्ट रिसेंट डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जिस पे आजकल लोग बात कर रहे हैं ये भी तभी टेबल हुआ था इन 2008. जो विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस एक रेकरिंग फिनोमेना है पाकिस्तान में. जेंडर बेस्ड वायलेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो
कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि सर्टेन टेरिटरी पे की कन्फाइंड है कि सिर्फ इसी जगह होंगे या सिर्फ इसी रीजन में होंगे. दे आर एवरीवेयर. एंड इसमें जो मोस्ट रेकरिंग वो हैं इंसिडेंट्स हैं वो setting women ablaze on fire, physical violence, child marriages, acid attacks, sex related crimes. इसी यही जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो इन्हीं इंसिडेंट्स के गिर्द होता है. According to UN Women, 24.5% और की जो केसेस है ये लाइफ टाइम फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं बाय देयर इंटीमेट सेक्सुअल पार्टनर्स. अब यहाँ पे ये जो यूएन वुमेन की वो है, यूएन वुमेन भी बाय द वे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल 1325 की वजह से ही बना. ये जो परसेंटेज है 24.5%, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान में अनमैरिड सेक्सुअल पार्टनर्स रिकॉर्डेड नहीं होते. सो पाकिस्तान में जो मोस्टली फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है वो हस्बैंड्स ही करते हैं, और इसीलिए जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है वो इतना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हो रही है. फीमेल लेजिस्लेटर्स ने डिफरेंट जेंडर इश्यूज को हाईलाइट किया और उनके ऊपर डिबेट्स की, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट पार्लियामेंटेरियंस हैं. मैं उनकी पूरी स्पीचेस तो ऑब्वियसली नहीं शेयर कर, लेकिन मैंने उनके नाम आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस विमेन. बुशरा गौहर, फौजिया एजाज, नफीसा शाह, खालिदा मंसूर, शगुफ्ता सादिक, शगुफ्ता जमाली एंड कशमाला तारिक. दीज आर सम विमेन who have very passionately tried to promote gender related issues. और इन लोगों ने डिफरेंट बिल्स टेबल किए, डिफरेंट बिल्स बनाने में बहुत हेल्प की. अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि व्हेन दीज women were deliberating on these issues, जब वो जेंडर बेस्ड इश्यूज पे बात कर रही थी, मेल पार्लियामेंटेरियंस जो है वो या तो बिल्कुल साइलेंट थे या बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनको सेकंड किया. फॉर एग्जाम्पल, जब ये बिल पास हो रहा था, एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल जो पास हुआ है, जब वो बिल पास हो रहा था तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये लगा कि जो जिरगा सिस्टम है इसको एंड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मुख्तारा माई का जो केस था उसको इंटरनेशनल बहुत अटेंशन मिल रही थी, तो इस वजह से जिरगा सिस्टम जो था वो अंडर अटैक था. अब उस एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल में बहुत से ऐसे मेल पार्लियामेंटेरियंस थे who stood up against those women. Muna, sorry to interrupt you. We got only 10 minutes more, okay, for the presentation. Okay, fine. One of the male parliaments, he exclaimed that I will continue to exculpate all the killings as this custom is centuries old, and I will advocate it, and those who are indulging in this matter should be indisposed. ये उन्होंने पार्लियामेंट में ये वर्ड्स बोले थे. And there were only 3 male parliamentarians who supported Ms. Yasmin while she presented this anti-women practices bill. Now, women did not give in, and they encompassed all the social evils. उसमें ये जो anti-women practices bill है, इसमें जो important चीज़ें females ने highlight की थी, that was depriving women of their inheritance, exchanging women and girl for reconciliation, जो वो होता है वनी का जो concept है वो, and marrying women to the Quran. ये जो बिल है ये डॉक्टर दुनिया अजीज ने उन्होंने ही पेन किया था, उन्होंने ही एंडोर्स किया था और प्रेजेंट भी उन्होंने किया था. जो एंटी ऑनर किलिंग बिल है इसको 5 इयर्स लगे हैं पास होने में, और कंदील बलोच की डेथ के बाद जब अगेन इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला तब एंटी ऑनर किलिंग बिल जो है वो पास हुआ था. इसमें अभी भी एक लूप होल है दैट विक्टिम्स के जो रिलेटिव्स हैं दे कैन फॉरगिव द मर्डरर. ना कोटा सिस्टम अच्छा है या बुरा है, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. हमारे यहाँ क्योंकि 17% विमेन वो है कोटा है, तो वी हैव अराउंड 60 विमेन पार्लियामेंटेरियंस, एंड 33% कोटा के लिए दे हैव विमेन पार्लियामेंट्री कॉर्पस ने बहुत दफ़ा बात की है कि विमेन शुड हैव 33% रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. अब ये कोटा का जो क्राइटेरिया है इस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि एटलीस्ट अगर आप रिप्रेजेंटेशन का नंबर चेंज नहीं कर सकते तो क्राइटेरिया चेंज कर दें, क्योंकि विमेन रिजर्व सीट्स जो है ये पार्टी लिस्ट से होती है. पार्टी लिस्ट का इशू ये है कि बहुत सारी खवातीन क्योंकि उनको मेल सेलेक्ट करते हैं तो दे टेक इट एज अ फेवर, और उस फेवर के चक्कर में वो फिर अपने जो जस्टिफाइबल इश्यूज होते हैं उन पर बात नहीं कर सकती. सो इसीलिए ये जो क्राइटेरिया है कोटा का इसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज इस उसके वजह से इट इज़ नॉट फेवरेबल टू विमेन.
इसके लिए एक सजेशन ये दी गई थी जो मैं अभी मैं सजेशन ही बल्कि बाद में शेयर कर लेती हूँ. In the time that we had 20+% of women in the parliament, जब हमारे पास 20% से ज़्यादा ख़वातीन थी, 2000 to 2002 में जो बिल्स पास हुए, that is Citizen Act Amended, Family Codes 2002 bill, local government elections held with 33% women quota, 2002 to 2007 में जो हमारे पास 2006, and laws passed to simplify bail for women prisoners, criminalization of customary laws, human trafficking ordinance 2002. After that, domestic violence laws शुरू हो गए, sexual harassment laws 2010 में पास हुए, prevention of anti-women practices 2011 में, acid crimes laws 2010 में, women in distress fund and detention act 2011, 2013 to 18 में जो laws पास हुए, these are anti-honor killing laws, provinces review marriage laws, provincial domestic violence constituency must be females, ये वाला जो लॉ पास हुआ था. इसमें जो प्रोविंसेस रिव्यू मैरिज लॉज है, इसमें ये अब आपने देखा होगा कि निकाहनामा में ऐसी एडिशन की गई है कि नाउ द groom also have to tell whether he has been married or he has children from the first marriage etc, जो पहले नहीं पूछा जाता था. So इसमें जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन मोड है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोटा सिस्टम है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मोड में हमारे पास हेरिडिटरी और डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से कोई खातून जो है वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकती. Nepotism in the parties, women are considered as male proxies. अगर आप जितने भी खवातीन का डेटा उठा के देख लें, आप देखेंगे कि उनके मेल रिलेटिव्स जो हैं वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में किसी न किसी पोजीशन पे हैं. हमने मतलब आज तक कोई सेल्फ मेड खातून नहीं देखी जो अकेले जिसने जो MNA या MPA बनी. And numerical minorities lead to dependence on the male members, same problem की, क्योंकि इतना नंबर ही नहीं है खवातीन का कि वो अकेले कुछ कर सके. जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, सोशल प्रैक्टिसेस में और ऑब्वियसली बेसिस जेंडर, इलिटरेसी, डिस्करेजिंग रिमार्क्स पर रिलीजियस क्लरिक्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स. 5 जिले हुमार बेनज़ीर भुट्टो, ये तो ऐसे केसेस हैं जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला व्हेन इट कम्स टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स. Suggestions, literacy rate, obviously if women have better literacy rate they will be more politically aware. Economic independence, finances is another thing through which women are controlled. Structural changes are needed. Closed elections होनी चाहिए, औरतों को सिर्फ औरतें वोट करें. That way women will know, women only constituencies हो जहाँ पे कोई मेल मेंबर जो है वो कॉन्टेस्ट ना करे. इससे औरतों को ये होगा कि उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो सकेगी, उनको रैलीज कंडक्ट करना आएंगी, उनको कैंपेनिंग करनी आएंगी. और जो नेशनल एक्शन प्लान्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1325 का मॉडल है, जो बहुत सारी कंट्रीज इवन बांग्लादेश में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड मैंडेटरी प्रेजेंस ऑफ विमेन इन डिसीजन मेकिंग कमिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज़ द की टू एवरीथिंग. अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखें तो इंडो पाक में जब पंचायत सिस्टम होता था, जब ये जजेस वाला सिस्टम नहीं था, तब भी आपको किसी पंचायत में किसी जरगा में कोई खातून नज़र नहीं आएगी. तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से खवातीन को हमेशा ही दूर रखा गया है. The conclusion is that women are trapped in a web of dependency and subordination due to their low social, economic and political status in the society. The majority of women suffer from all forms of poverty. In order to change women's position and societal view of their inferiority, structural changes need to be brought about in the social and economic order that shape our social world. Women are totally absent from the state structures and decision-making bodies that could introduce such structural changes. And women's inclusion in governance structure is critical to bring about substantial changes in the development politics and programs that could lead to a shift in gender relations in the society. So that was all from my side. बहुत शुक्रिया मोना साहिबा, आपने बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन दी और नहायत अहम